बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदालतों ने इंसाफ के फैसले देना शुरू कर दिए हैं जी। शेख रशीद साहब जो पकड़े गए थे तौहीन बिलावल और तौहीन ज़द्दारी के केस में, उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है जी। और उनको ये भी कहा गया कि जो आप इलेक्शन ज़िमनी लड़ने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी या कहा था कि उन्होंने साइन करने पेपर्स पर, तो उनको कहा गया कि जी गिलादा दरख्वास्त दी जाए। ये होता है अदालत के बेहतरीन फैसले। अब इसको भी आइन का एक हिस्सा बना दिया जाए कि तौहीन बिलावल या तौहीन ज़द्दारी नहीं हो सकती। चाहे सिंध की अवाम को चांटें, टांगें, मुक्के और जलील कर दिया जाए, उसकी खैर है। और इसका कुछ सबूत है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये था जी एक मुजरिम, तकरीबन 70+ की औरत होनी है, ख़वातीन होनी है, हमारी माँ की एज की होनी है। इनका कसूर यही था कि ये पुलिस एहलकार के सामने कैसे बोली, और वो भी बुरखे में। तो इसको जो सज़ा मिली, देखें इस पुलिस ऑफिसर की बहादुरी। इसने कैसे वो पकड़ के बुरखा उतारा, कैसे इसने चांटे मारे, कैसे इसको गालियां दी। ये होती है बहादुरी। ऐसे ही सिंध पुलिस का मोराल इतना ऊपर नहीं गया हुआ। इसके पीछे एक तवील जदोजहद है। स्पेशल बिलखसूस इसका क्रेडिट हम पीपल्स पार्टी को देते हैं, ज़द्दारी को देते हैं। और अब इसका ताज बिलावल ज़द्दारी के सर पे है। हालांकि इसके बाद ये औरत अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी, लानतें बदवाएं। ये देखें, ये लानतें देनी शुरू होगी, बदवाएं देनी शुरू होगी। ये कोई कहने वाली बात है? इन हुक्मरानों को जिन्होंने आपको इस जगह पे पहुंचाया है, और उसके बाद भी ये कुछ जोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रही थी। देखिएगा, पुलिस वाला चौपे बड़े तो हालांकि मुझे अब सिंधी वगैरह आती नहीं है, ना मैं समझ सक रहा हूँ, लेकिन वो कुछ इशारे मुंह की तरफ कर रही थी जहाँ पे उसे मारा था। कोई पुलिस का नाम लिया था कि पुलिस ने इसके साथ ज्यादती की है। हालांकि ये इसका मौकफ है, इससे हम बिल्कुल मुतफिक नहीं है, और मुतफिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंध को इन्होंने उस लेवल पे ले गए जहाँ पे शायद ही दुनिया का आप कोई और शहर हो। मैं एक पॉजिटिव वे से बात कर रहा हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त हो गया कि अब अवाम को उनकी मजलूमियत की जजा और सज़ा रोड पे, सड़कों पे इस तरह मिलेगी। इस तरह नहीं मिलेगी तो गोली की शक्ल में मिलेगी। और ये राव नवाज जैसे इस तरह के पुलिस एहलकार, इनको तो तगमा जुर्रत देना चाहिए। इतनी बहादुरी ये कोई आम इंसान थोड़ा ही कर सकता है। इसके लिए दिल जिगरा चाहिए, और आपका ज़मीर मुर्दा, ओ मेरा मतलब है जिंदा होना चाहिए। और देखें इनके ज़मीर कितने ज़बरदस्त किस्म के जिंदा हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। ये हम जैसे लोग अजीब सी बातें कर रहे होते हैं कि सिंध के हालात ने ठीक, और सिंध के हालात किस तरह ठीक हों। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्किया के दौरे पे चले गए हैं जी। जो APS होनी थी, दूसरी मतलब तारीख दी गई थी, क्योंकि APS तो नहीं, काबीना का इजलास ही कहें, क्योंकि अगर PTI अगर ज्वाइन नहीं करती
और ज्वाइन पता नहीं करेगी भी या नहीं करेगी, ये तो अब तहरीक इंसाफ वाले ही फैसला करेंगे। मेरे ख्याल में फ़िलहाल उन्होंने इनकार किया हुआ था, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि क्यों टाइम ज़ाया करें, चलो ज़रा तुर्किया घूम फिर के आ जाएं, ज़रा फ़ोटो सेशन हो जाए, चलें उनसे भी कुछ देख आते हैं कि वहाँ पे कैसे इमदाद लोगों से ली जाती है, मांगी जाती है या मांगेंगे। इस बिना पे भी खैर ये एक वीडियो मेरी आंखों से गुजरी है जी, जो 99 में जब जल्जला आया तुर्की में, और जब उस वक्त में 50,000 से ऊपर लोग वहाँ पे हलाक हो गए थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो ये साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा। वाकया सुना दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। वो ये बात थी कि 1999 में तुर्की में बहुत खौफनाक जल्जला आया था। कोई 40-50 हजार लोग मर गए थे। तो मैं उस जमाने में वहाँ सफीर था, तो मेरे पास जल्जले के तीसरे दिन उस वक्त हमारे वजीर खारजा थे सरताज अजीज साहब, उनका फोन आया कि वजीर आजम साहब आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों आना चाहते हैं? कहने लगे वो तुर्कों से ताज़ियत करने के लिए आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ तो क़यामत सुगरा टूटी हुई है, इतने लोग हलाक हो गए हैं, तो हुकूमत को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो ऐसे में वो हमारे वजीर आजम की मेज़बानी का बार कैसे उठाएंगे? उनका कि मैं भी यही समझाना चाह रहा था वजीर आजम को, लेकिन वो समझ नहीं रहे, आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, वो मेरे फ़ोन के मुंतज़िर थे, नवाज शरीफ साहब। तो कहने लगे मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप मत आइए, इस वक्त ये सूरत हाल है। तो फिर मैं कब आऊँ? मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। उसके हफ्ते भर के बाद मैंने तुर्कों से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाए। तो वज़ीर आज़म साहब आ गए, तुर्कों ने हमें वो सारा इलाका दिखाया। सब घूम घाम के शाम को जब हम होटल पहुँचे इस्तांबुल में, तो थोड़ी देर के बाद मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि कबाब खाने चलते हैं। इस्तांबुल में एक कबाबी है जिसके कबाब मियाँ साहब को बहुत पसंद थे। वो यूरोप आते जाते वहाँ पर जाया करते थे कबाब खाने के लिए, और उसको उन्होंने सरकारी मेहमान बनाकर एक हफ्ते के दौरे पे पाकिस्तान बुलाया था। आप अगर आज उसके रेस्टोरेंट में जाएं तो ऊपर से नीचे तक वो तस्वीर लगी हुई है मियाँ साहब के साथ, और पाकिस्तान अच्छा, एक हफ्ता पाकिस्तान के खर्चे पे आए वो, और पाकिस्तान में मियाँ साहब, तो सिर्फ इसलिए कि मियाँ साहब को उनके कबाब बहुत पसंद थे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि चलें कबाब खाने के लिए, तो मैंने वज़ीर आज़म और अभी भी जो लगे हुए हैं वो उन्हीं के भाई हैं। बनता है जी, अभी जाएंगे तुर्की में, ये भी कुछ महल में ट्राई करेंगे ख्वाब शाब की। खैर ये तो अपने आप को भिखारी समझते हैं, तो शायद कोई मेरे ख्याल में कोई तरीके उनसे पूछेंगे कि इस मौके पे आप किस तरह मांगते हैं जी, ज़रा जो मैं भी तरीके बच्चे के बताएं। अल्लाह पाक जी हम इस मुल्क पर रहम फरमाए, और इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने की जो कोशिशें वो मेरे ख्याल में आखिरी मरहल में अब पहुँच चुकी हैं। जेल भरो तहरीक जो खान साहब ने बोला भी हुआ है, अब देखते हैं जी वो तहरीक किस हद तक कामयाब होती है। लगता तो नहीं है कि वो कामयाब होगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम है। सोने में 75 साल लगाएं तो उठने में भी शायद इस पे 4 पे डिवाइड कर लें, इतना सा तो लगेगा। तभी तो 2-4 साल ही हुए हैं, और इस रजीम चेंज को तो अभी 10 माह नहीं हुए, तो टाइम तो लगेगा। शायद इनको शऊर आ जाए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दें। उसके अलावा जी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब भी जी लंदन पहुंचे हुए हैं, और कुछ ज़राए ये भी तस्दीक कर रहे हैं या फ़िलहाल ख़बर दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात भी होनी है नवाज शरीफ के साथ। देखते हैं, और वो कुछ ये ऐसे भी कह रहे हैं कि 3 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर से पहले इनकी रिटायरमेंट थी, और ये नवाज शरीफ कोई एहसान है। हालांकि हमारा इस पर कोई बिलीव नहीं है। ये जो आए ये अपने पूरे मेरिट पे आए, हमारा तो यही कहना है। और उसके अलावा जी जो कह रहे होते थे कि फवाद चौधरी, आदम स्वाति, शहबाज गिल ये रो रहे थे, तो वो वक्त याद नहीं है जब अटक जेल में मच्छर काटना शुरू हो गए थे, सलाखों से लिपट के रो रहे होते थे, तो मुझे सांप नज़र आ गया या मुझे मच्छर काट रहे हैं, और फिर मुशर्रफ के पाँव पकड़ के तकरीबन 150 बक्से आपने जमा करके NRO जेब में डालकर भाग गए। और जो इस मुशर्रफ साहब जिनको अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, दुनिया से फाने से रुखसत हो गए, जिनका मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक नेगलिजेंस था। और फिर
मुद्दतों आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, और फिर झूठ भी बोलते रहे मक्का बैठ के कि कोई मायदा करके नहीं आए, फिर 5 साल का करके आए। फिर सऊदी शहजादे वहाँ पे जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने आके बताया था कि ये 10 साल का मायदा हुआ था, लेकिन उस पर भी आपको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, ना कोई रोना आया, ना रोना आना चाहिए। फिर जना फैज़ के पाँव पकड़े और बस्ते मिस्र मार्ग पे होने का नाटक किया, और प्लेट लेस कम होने की रिपोर्टें पेश की, और फिर जहाज पे बैठ के भाग गए, लेकिन रोना नहीं आया। फिर झूठ पे झूठ बोलता रहा, पर रोना नहीं आया। पार्लियामेंट में खड़े होके ये ज़राई करते रहे, लेकिन रोना नहीं आया। जिन फ्लैट का इनकारी थे, उन्हीं फ्लैट में अभी रह रहे हैं, पर रोना नहीं आया। पर रोना कैसे आए? रोना तो उसको आएगा जिसने कोई जुर्म नहीं किया होगा, हक के लिए आवाज़ उठाई होगी, उसके साथ ज्यादती होगी, उसकी बीवी बेग और खावंद की उनकी कमरे में उनकी प्राइवेट लम्हात की जो वीडियो है वो रिलीज की जाए, तो रोना तो आता है। एक इंसान जिसने कभी करप्शन नहीं की, वो चंद अल्फाज कहने पे उसको पकड़ लिया गया, और जब उसकी बेटी का जिक्र आया, बेटियों का जिक्र आया कि जो जेल आपसे मिलने आई तो क्या तासुरात थे, तो उसकी आंख में आंसू आ गए। रोना तो आता है। किसी बंदे के आप अज़ा पे, नाजुक अज़ा पे करंट लगाएं, उसको ज़हनी तशद्दुद करें, जिस्मानी तशद्दुद करें, हथकड़ियाँ पहना के लाएं, मुंह पे काले कपड़े डाल के लाएं, दहशत गर्दों की तरह लाएं, रोना तो आएगा। बहरहाल अल्लाह पाक आप सबका अमीन नासिर हो, अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।